अगर किसी से कहा जाए कि उनकी जिंदगी आज जैसी है, वो उनके बड़े फैसलों की वजह से नहीं, बल्कि उन छोटी-छोटी आदतों की वजह से है जिन पर वो शायद ध्यान भी नहीं देते, तो क्या वो यकीन करेंगे? एटॉमिक हैबिट्स की जो सीख है, वो मोटिवेशन के बारे में है ही नहीं। वो इस बारे में है कि कोई हर रोज कैसे हारता है, बिना ये महसूस किए। ये एक ऐसा सवाल है जो मतलब सुनने में थोड़ा चुभता है, क्योंकि ये हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर चोट करता है। हम सब यही सोचते हैं कि जिंदगी बड़े-बड़े पलों से बनती है। एक बड़ी नौकरी, एक बड़ी सफलता। हाँ, एक बड़ा बदलाव। बिल्कुल। लेकिन असलियत तो ये है कि हमारी जिंदगी का जो ताना बाना है, वो रोज के उन छोटे छोटे लगभग अदृश्य धागों से बुना जाता है, और उन्हीं धागों को हम आदतें कहते हैं। बिल्कुल। और आज हम इन्हीं धागों को एक तरह से सुलझाने वाले हैं। आज का हमारा विषय है जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के वो गहरे विचार जो शायद पहली बार पढ़ने में पकड़ में ना आए। हमारा मिशन सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि अच्छी आदतें बनाओ, बल्कि ये समझना है कि हम अपने सबसे अच्छे इरादों के बावजूद बार बार फेल क्यों हो जाते हैं। हम सब ने वो महसूस किया है ना, जब हम खुद को कोसते हैं हाँ, वो आवाजें। कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, या मुझ में विल पावर ही नहीं है, या बस मैं बहुत आलसी हूं। और यहीं से मतलब सारी गड़बड़ शुरू होती है। एटॉमिक हैबिट्स का जो सबसे पहला और ज़रूरी तर्क है वो यही है, समस्या आप में नहीं है, समस्या उस सिस्टम में है जिसमें आप काम कर रहे हैं। किताब का एक सच जो किसी को भी हिला सकता है वो ये है कि आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ बड़े सपने देखना काफ़ी नहीं है। अगर आपकी रोज़ की आदतें यानी आपका सिस्टम उन सपनों को सपोर्ट नहीं करता, तो आप हर बार नीचे ही गिरेंगे, आपकी इच्छा शक्ति के बावजूद। ये तो बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि हम तो हमेशा लक्ष्यों के पीछे ही भागते हैं। नए साल के संकल्प, इस साल वजन कम करूंगा या इस साल ज्यादा पढ़ूंगा। तो लक्ष्य और सिस्टम में मतलब असल फर्क क्या है? लक्ष्य बनाना तो अच्छी बात है ना? लक्ष्य बनाना दिशा तय करने के लिए ज़रूरी है, पर ये कामयाबी की गारंटी बिल्कुल नहीं है। फ़र्क को ऐसे समझिए, लक्ष्य आपका नतीजा है, जैसे मुझे मैराथन दौड़नी है, और सिस्टम वो प्रक्रिया है जो आपको उस नतीजे तक लेके जाएगी। अच्छा। मतलब मैं हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को दौड़ने जाऊंगा, चाहे बारिश हो या धूप। लक्ष्य भविष्य के एक पल के बारे में है, जबकि सिस्टम हर रोज के बारे में है। तो नए साल के संकल्प इसीलिए कुछ ही हफ्तों में दम तोड़ देते हैं, क्योंकि हम सब नतीजा तो चाहते हैं, पतला होना, अमीर बनना, लेकिन उस नतीजे तक पहुंचने की जो रोज की बोरिंग प्रक्रिया है, उसे हम डिजाइन ही नहीं करते। हम बस फिनिश लाइन को देखते रहते हैं। एकदम। और मजे की बात यह है कि जीतने वालों और हारने वालों दोनों के लक्ष्य एक जैसे हो सकते हैं। हर एथलीट ओलंपिक गोल्ड जीतना चाहता है, हर नई कंपनी यूनिकॉर्न बनना चाहती है। लक्ष्य होने से आप भीड़ से अलग नहीं होते। जो चीज आपको अलग करती है वो है आपका सिस्टम। आपका सिस्टम। हाँ, क्या आपका रोज का रूटीन आपको 1% बेहतर बना रहा है या 1% बदतर? सारा खेल यहीं पर है। और यहाँ पर बात सच में मतलब बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम खुद को क्या मानते हैं। किताब में जो पहचान का यानी आइडेंटिटी का आइडिया है, वो तो दिमाग घुमा देने वाला है। वो आदतों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। और शायद ये इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा हिस्सा है। देखिए, बदलाव के 3 स्तर होते हैं: परिणाम बदलना, प्रक्रिया बदलना और पहचान बदलना। ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की ओर काम करते हैं। मतलब वो सोचते हैं मुझे वजन कम करना है, ये हुआ परिणाम, इसलिए मैं जिम जाऊंगा, ये हुई प्रक्रिया। लेकिन ये तरीका ज्यादातर फेल होता है, क्योंकि ये एक काम की तरह लगता है, एक बोझ। सही। किताब इसका ठीक उल्टा करने को कहती है, अंदर से बाहर की ओर। असली बदलाव तब होता है जब आप अपनी पहचान से शुरू करते हैं। आप ये नहीं सोचते कि मुझे किताब पढ़नी है, आप ये सोचना शुरू करते हैं कि मैं एक रीडर हूँ। मैं एक रीडर हूँ। हाँ, अब एक रीडर क्या करता है? वो पढ़ता है। ये उसके लिए बोझ नहीं, उसका स्वभाव है। आप ये नहीं सोचते कि मुझे जिम जाना है, आप सोचते हैं मैं एक फिट और एक्टिव इंसान हूँ। एक फिट इंसान क्या करता है? वो हिलता डुलता है, अपनी सेहत का ध्यान रखता है। हर आदत इस बात के लिए एक वोट की तरह है कि आप भविष्य में कौन बनना चाहते हैं। ये लाइन मेरे दिमाग में एकदम अटक गई है। जब आप सुबह अलार्म बजते ही उठ जाते हैं, तो आप एक अनुशासित व्यक्ति बनने के लिए वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल। जब आप जंक फूड की जगह फल उठाते हैं,
तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति बनने के लिए वोट डाल रहे हैं। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जब आप कोई बहाना बनाते हैं तो आप एक बहानेबाज इंसान बनने के लिए वोट कर रहे होते हैं। हर छोटे से छोटा काम, चाहे वो कितना भी मामूली लगे, वो आपकी पहचान को मजबूत कर रहा है। कोई भी आदत न्यूट्रल नहीं होती। या तो वो आपको आपके मनचाहे इंसान की तरफ ले जा रही है, या उससे दूर। लेकिन इसमें खतरा भी है ना? क्या होगा अगर किसी ने एक नकारात्मक पहचान अपना ली हो, जैसे मैं तो हूं ही प्रोक्रेस्टिनेटर, या मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, तब तो उसकी आदतें भी उसी पहचान को और पक्का करती रहेंगी। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लगता है। आपने बहुत सही नस पकड़ी है। ये पहचान का वो दो-धारी तलवार वाला पहलू है। आपका दिमाग हमेशा आपकी पहचान को सही साबित करने के सबूत ढूंढता है। अगर आपने मान लिया है कि मैं गणित में कमजोर हूं, तो आप मुश्किल सवालों को देखते ही छोड़ देंगे और आपकी ये पहचान और मजबूत हो जाएगी। इस चक्र को तोड़ने का तरीका है छोटे छोटे सबूतों से शुरू करना। अच्छा। ऐसे सबूत जो आपकी मनचाही पहचान के पक्ष में हो। आपको खुद को ये साबित करना है कि आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हो। ये पहचान वाली बात मेरे दिमाग में घूम रही है। अगर मैं खुद को एक स्वस्थ व्यक्ति मानता हूं, तो मेरी आदतें अपने आप बदलनी चाहिए। पर असल में होता यह है कि पुरानी आदतें बहुत मजबूत होती हैं, वो छोड़ती नहीं। ऐसा क्यों है? मतलब वे बनती कैसे हैं जो इतनी मजबूती से पकड़ लेती हैं? क्योंकि आदतें तर्क से नहीं चलती, वो एक स्वचालित लूप से चलती हैं। इसे हैबिट लूप कहते हैं और इसके 4 बहुत ही सरल चरण हैं। इसे समझना किसी भी आदत को बनाने या तोड़ने की चाबी है। पहला चरण है क्यू, यानी कोई इशारा या ट्रिगर। ये कुछ भी हो सकता है, एक खास समय जैसे शाम के 5 बजे, एक जगह, एक भावना। जैसे मेरे फोन पर आने वाला नोटिफिकेशन, वो एक क्यू है। बिल्कुल। उस क्यू के बाद आता है दूसरा चरण, क्रेविंग, यानी उस इनाम की तीव्र इच्छा। नोटिफिकेशन की आवाज सुनते ही आपके दिमाग में डोपामाइन की तलब होती है, ये जानने की कि किसने मैसेज किया। और उस तलब को शांत करने के लिए आता है तीसरा चरण, यानी असल काम, मैं फोन उठाता हूं। सही, ये तीसरा चरण है, रिस्पॉन्स यानी वास्तविक आदत। आप फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं। और आखिर में चौथा चरण है रिवॉर्ड, इनाम। आपको वो जानकारी मिलती है, आपकी बोरियत कुछ पलों के लिए मिट जाती है और आपके दिमाग को एक छोटी सी संतुष्टि मिलती है। ये रिवॉर्ड आपके दिमाग को सिखाता है कि ये पूरा चक्र दोहराने लायक है। और अगली बार जब वही क्यू मिलेगा, ये लूप अपने आप शुरू हो जाएगा। अपने आप। तो अगर आदतें इतनी स्वचालित हैं, तो सिर्फ इच्छा शक्ति से लड़ना तो लगभग नामुमकिन है। मैं कल से फोन नहीं देखूंगा कहना आसान है, लेकिन जब नोटिफिकेशन की आवाज आती है तो हाथ अपने आप जेब में चला जाता है। और यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे अपनी इच्छा शक्ति को दोष देते हैं, जबकि लड़ाई ही गलत जगह लड़ रहे हैं। किताब का एक बड़ा सबक है, अपने माहौल से लड़ो मत, उसे बदलो। इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है, वो दिन भर में खत्म हो जाता है, लेकिन आपका माहौल 24 घंटे काम करता है। अपने माहौल को ऐसा डिजाइन करें कि अच्छी आदतें आसान और बुरी आदतें मुश्किल हो जाएं। लेकिन क्या हम माहौल के गुलाम हैं? क्या व्यक्तिगत इच्छा शक्ति की कोई भूमिका ही नहीं है? कई बार तो हमें मुश्किल माहौल में ही खुद को धकेलना पड़ता है। भूमिका है, लेकिन उतनी नहीं जितनी हम सोचते हैं। अनुशासित लोग इच्छा शक्ति के धनी नहीं होते, वे बस ऐसे माहौल में रहते हैं जहां इच्छा शक्ति की जरूरत कम पड़ती है। वो खुद को रोज रोज लालच से नहीं लड़वाते। अगर आपको स्वस्थ खाना है तो घर में जंक फूड रखना बंद कर दें। अगर आपको काम पे ध्यान लगाना है तो फोन को दूसरे कमरे में रख दें। आपने क्यू को ही रास्ते से हटा दिया। हाँ, बुरी आदत शुरू ही नहीं होगी। माहौल को बदलना इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने से कहीं ज्यादा असरदार है। ये सब बहुत छोटे छोटे बदलावों की ओर इशारा करता है, और शायद यहीं से किताब का नाम एटॉमिक आता है। रोजाना 1% सुधार का नियम। पर सच कहूं तो ये सुनने में बहुत आकर्षक नहीं लगता। 1%, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा? शुरुआत में कुछ भी नहीं, और यही इस नियम की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी ताकत है। रोज 1% बेहतर होने का असर पहले दिन, पहले हफ्ते या शायद पहले महीने भी दिखाई नहीं देता, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करता है। अच्छा। ये धीरे धीरे लगातार बढ़ता है। अगर आप 1 साल तक हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। और अगर आप रोज 1% बदतर होते हैं, तो आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। और लोग इसीलिए छोड़ देते हैं।
हम 2 दिन जिम जाते हैं, आईने में देखते हैं और जब कोई फर्क नहीं दिखता तो निराश हो जाते हैं। हम उस पठार पर पहुंच जाते हैं जिसे किताब में निराशा की घाटी कहा गया है, जहां मेहनत तो बहुत लग रही है पर नतीजा शून्य दिख रहा है। छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें परिणाम अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। वे यह भूल जाते हैं कि सफलता दैनिक आदतों का उत्पाद है, जीवन में एक बार होने वाले परिवर्तनों का नहीं। आपको अपने सिस्टम पे भरोसा करना होता है। हाँ, भले ही नतीजे दिखने में वक्त लगे। ठीक है, ये सब सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं अपनी सुबह की दिनचर्या को बेहतर बना सकता हूँ। क्या कोई आसान तरीका या नियम है जिनसे मैं शुरुआत कर सकता हूँ? एक अच्छा सिस्टम बनाने के लिए व्यावहारिक कदम क्या हैं? किताब में इसके लिए हैबिट लूप के 4 चरणों पर आधारित 4 बहुत ही सरल नियम दिए गए हैं। अच्छी आदत बनाने के लिए आपको इन 4 चीजों को करना है। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। मेक इट ऑब्वियस। ये क्यों से जुड़ा है। अपनी अच्छी आदत के इशारे को अपने सामने रखें, इतना सामने कि आप उसे नजरअंदाज ना कर सकें। जैसे सुबह दौड़ने के लिए रात में ही जूते दरवाजे के पास रख देना, तो सुबह उठते ही सबसे पहली नजर जूतों पर पड़ेगी और वो आपको याद दिलाएंगे। एकदम, आपने क्यू को अपने सामने रख दिया। अब दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव। ये क्रेविंग यानी इच्छा से जुड़ा है। आदत को इतना आकर्षक बनाओ कि आपका दिमाग उसे करना चाहे। ये एक्सरसाइज जैसी चीजों के लिए मुश्किल है, पर मैंने टेम्पटेशन बंडलिंग के बारे में सुना है। मतलब अपनी किसी पसंदीदा चीज को अपनी आदत के साथ जोड़ देना। जैसे मैं अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सिर्फ ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए ही सुनूंगा। ये इसका बेहतरीन उदाहरण है। आपने कसरत को एक मजेदार अनुभव से जोड़ दिया। अब तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। मेक इट इजी। ये रिस्पॉन्स यानी एक्शन से जुड़ा है। आदत को शुरू करने में आने वाली रुकावटों को कम करें। या 2 मिनट का नियम मेरे लिए गेम चेंजर था। मैं महीनों से ध्यान करना टाल रहा था क्योंकि 20 मिनट बैठना बहुत मुश्किल लगता था। फिर मैंने तय किया कि मैं रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठूंगा। शुरू में बहुत अजीब लगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो 2 मिनट कब 10 मिनट बन गए पता ही नहीं चला। क्योंकि किसी भी हैबिट में सबसे मुश्किल काम होता है उसे शुरू करना। हाँ। एक बार आप शुरू कर देते हैं तो उसे जारी रखना आसान हो जाता है। और आखिरी चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। ये रिवॉर्ड से जुड़ा है। इंसान उन कामों को दोहराता है जिनसे उसे तुरंत संतुष्टि मिलती है। जैसे किसी हैबिट ट्रैकर पर दिन पूरा होने पर टिक लगाना। ये सुनने में बचकाना लगता है, लेकिन उस चेन को न तोड़ने का जो एहसास होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इनाम है। वो छोटी सी जीत आपको अगले दिन भी उस काम को करने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल। तो ये 4 नियम हैं, स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। अनुशासन का मतलब खुद से जबरदस्ती करना नहीं है। इसका मतलब है अपने सिस्टम को इतना अच्छा डिजाइन करना कि सही काम करने ही सबसे आसान विकल्प बन जाए। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ देखें तो हमारे सामने कौन सा अंतिम और शायद सबसे कठोर सत्य आता है? एटॉमिक हैबिट्स का शायद सबसे दर्दनाक और आंखें खोलने वाला सच ये है, आप जो परिणाम प्राप्त कर रहे हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए आप पूरी तरह से डिजाइन किए गए हैं। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है, जैसे सारी गलती मेरी ही है। ये कठोर है, लेकिन ये जिम्मेदारी लेने की बात करता है। इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो कोई संयोग नहीं है। वो आपके वर्तमान सिस्टम और आपकी आदतों का सीधा नतीजा है। अगर आपका बैंक अकाउंट खाली है तो आपकी खर्च करने की आदतें आपको वही परिणाम देने के लिए डिजाइन की गई हैं। अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं तो आपकी नींद और खानपान की आदतें आपको वही परिणाम दे रही हैं। मतलब शिकायत करने या किस्मत को कोसने की कोई जगह नहीं है। परिणाम आपके सिस्टम का आईना है, आपकी नीयत का नहीं। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी खबर भी छिपी है। अगर आप अपने वर्तमान परिणामों के लिए डिजाइन किए गए हैं तो इसका मतलब है कि आप एक बेहतर परिणाम के लिए खुद को फिर से डिजाइन कर सकते हैं। असली बदलाव मोटिवेशन के किसी बड़े धमाके से नहीं आएगा, वो आपके सिस्टम को बदलने से आएगा। एक एक करके अपनी छोटी रोजमर्रा की आदतों को बदल कर। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जिस पर सोचना चाहिए। और इसी विचार के साथ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जो इस पूरी चर्चा का सार है। अगर हर आदत इस बात के लिए एक वोट है कि कोई भविष्य में क्या बन रहा है, तो आज का वोट उस व्यक्ति के बारे में क्या कह रहा है जो अगले साल बनेगा।